हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट और राजमुकुट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सम्राट और राजमुकुट का क्या अभिप्राय है, सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, राजमुकुट की शक्तियाँ एवं कार्य के विषय में अध्ययन किया। आज हम शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे कि शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर ब्रिटेन में देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिन शक्तियों का वर्णन किया गया है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं वरन कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। कि वर्तमान समय में सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है। पहले अध्ययन किया कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाममात्र कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में सम्राट नाममात्र कार्यपालिका का प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत समाहित है। तो वर्तमान समय में देखें तो वहाँ का जो सम्राट है उसकी शासनिक शक्तियाँ नाममात्र की हैं या औपचारिक प्रधान है तथा उसके अधिकार नाममात्र के हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में ब्रिटेन में निश्चित परंपराएं हैं और वह लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। कि ब्रिटेन में अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन ये परंपरा है कि लोक सदन या कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत दल के नेता को वह प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। और देखें तो सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ के विषय में भी यही स्थिति है कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने और स्थगित जो करने का कार्य निश्चित परंपराओं और प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही या प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही किया जाता है। और संसद में सम्राट के द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है वह मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है और सम्राट इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और आगे देखें तो सम्राट की जिन अन्य शक्तियों के संबंध में भी यही सत्य है कि सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता है, कि सम्राट न्याय का स्रोत है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की न्यायिक कार्रवाई में सम्राट को हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सम्राट की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है, उसके बारे में अध्ययन करें तो ये है कि वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और वह सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। और इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, कि सम्राट है उसे किसी कार्य के लिए दोषी नहीं बताया जा सकता, दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से यह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती इसके सम्राट के विरुद्ध। और ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त होता है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। कि ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट जो भी कार्य करता है, जो कैबिनेट उसको सलाह देती है, परामर्श देती है, उसके आधार पर कार्य करता है। अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। सम्राट कार्य में उत्तरदायी नहीं होता और स्वाभाविक रूप से सम्राट नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो भी कार्य किए जाता है सम्राट के नाम से किए जाते हैं उन कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से उसके जो मंत्री हैं वो उत्तरदायी होते हैं, स्वयं सम्राट उत्तरदायी नहीं होता। इस प्रकार सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इसका कारण उसमें कोई त्रुटि होने की आशंका भी नहीं रहती। जो भी कार्य करता है वो अपने कैबिनेट के परामर्श सलाह से करता है और कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सम्राट दूसरों को
कि गलती करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। इस संबंध में सीधा तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा की किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वैध उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और राजा के कार्य सदैव ही सही माना जाता है कि इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है कि जो पद है उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, उसकी गरिमा बहुत ज़्यादा है, उसका मान और सम्मान बहुत ज़्यादा है। राजा के कार्यों को सदैव सही माना जाता है। और इंग्लैंड का राजा अब अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। वह अब वैधानिक शासन अथवा राज्य नाममात्र का प्रधान रह रहा है। कौन? सम्राट। वह राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल की इच्छा के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता। और देखें तो सम्राट राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र कार्यपालिका प्रधान सम्राट है, वास्तविक कार्यपालिका किसके पास? शक्तियाँ किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। इसलिए ब्रिटेन में सम्राट राज करता है, शासन नहीं। इससे तात्पर्य है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता। प्रशासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है और क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? मंत्रिमंडल। और सम्राट राज्य का प्रधानमंत्री है। वह कुछ औपचारिक कार्य करता है, वह गरिमा और प्रतिष्ठा के शान शौकत और वैभव के कार्य करता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का गरिमा में उद्घाटन करता है और उसकी इसी गरिमा, इसी शान, इसी वैभव के कारण कहा जाता है कि इंग्लैंड में राजा राज करता है, परंतु इसके आगे और कुछ नहीं, क्योंकि वह शासन नहीं करता, शासन तो मंत्रिमंडल करता है। ये कहावत है। अब ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट के कुछ विशेष अधिकार हैं कि शासन संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता राजा को नहीं, फिर भी अपने विशेष अधिकार के क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा कुछ भी कर सकता है। सम्राट को निम्नलिखित जो कुछ विशेष अधिकार वो इस प्रकार से हैं कि प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का विशेष अधिकार, कि प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में साधारणतः सम्राट या राजा विवेक से काम नहीं कर सकता। इस प्रथा के कारण कि प्रधानमंत्री लोक सदन में या कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है। राजा का विशेष अधिकार सीमित है। फिर भी जब किसी दल को कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, कोई सर्वमान्य नेता न हो, कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हों, उम्मीदवार हों, तो सम्राट को स्वविवेक से कार्य करने का मौका मिल जाता है। और जैसा कि उदाहरण के रूप में देखें तो 1894 में महारानी विक्टोरिया ने रोजबेरी को प्रधानमंत्री बनाया था। अब है कि लॉर्ड बनाने का भी विशेष अधिकार है कि यदि लॉर्ड सभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करे तो प्रधानमंत्री राजा से या सम्राट से नए लॉर्ड नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमंत्री से यह भी कह सकता है कि विधेयक के विषय बनाकर पुनः आम चुनाव करवाए जाए। और अगला देखें कि कॉमन सभा के विघटन का विशेष अधिकार, कि लोक सदन है या कॉमन सभा है, उसके विघटन का विशेष अधिकार, कि यदि प्रधानमंत्री सम्राट से लोक सदन को भंग करने की प्रार्थना करे तो राजा या सम्राट प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर कम से कम एक बार तो लोक सदन को भंग कर ही देता है। यह एक परंपरा है। किंतु यदि अनुचित कारणों से प्रधानमंत्री लोक सदन के विघटन का सुझाव दे तो राजा स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कि ब्रिटेन में ये परंपरा है कि सम्राट लोक सदन या कॉमन सभा को भंग कर सकता है, लेकिन वह भंग तभी करेगा जब प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा, अर्थात वो कॉमन सभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। लेकिन अगर सम्राट ये महसूस करे कि विपक्ष का या विपक्षी दल
सरकार बनाने के लिए सक्षम है तो विपक्ष को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगला देखें तो विधेयक को वीटो करने का विशेष अधिकार, कि किसी विधेयक को पारित करने के बाद संसद उसे राजा की या सम्राट की सहमति के लिए भेजती है। उसे विधेयक पर स्वीकृति देना या न देना सम्राट का विशेष अधिकार माना जाता है, किंतु ऐसी परंपरा पड़ गई है कि राजा या सम्राट वीटो नहीं करता। इस विशेष अधिकार का प्रयोग इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में अंतिम बार 1707 में किया गया था। अर्थात संसद द्वारा जब किसी विधेयक को पास कर दिया जाता है तो उसे सम्राट के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है, और जब सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार से सम्राट के विशेष अधिकार सैद्धांतिक हैं। वास्तविक रूप में सभी विशेष अधिकारों से संबंधित शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अब देखें कि इंग्लैंड में जो राजपद है उसका क्या औचित्य है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में संक्षेप में अध्ययन करें तो ब्रिटेन में राजपद के औचित्य के अनेक कारण, उसकी उपयोगिता के अनेक कारण। नंबर 1 देखें तो ये है कि इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। ये इंग्लैंड के अंतर्गत राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया है, इसलिए उसका औचित्य है, उसका महत्व है। और वहाँ पर राजतंत्र ऐतिहासिक महत्व की संस्था है कि इंग्लैंड में 829 ईस्वी में सम्राट एलवर्ड के समय से राजतंत्र चला आ रहा है, इसलिए वो एक कैसी संस्था है, प्राचीन संस्था है, ऐतिहासिक संस्था है। और आग के शब्दों में प्रोफेसर आग ने कहा है कि राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करने वाली संस्था नहीं है, इसलिए उसका ऐतिहासिक महत्व है। और अगला यह है कि सम्राट या राजा की राजनीतिक निष्पक्षता, कि सम्राट वो राजनीतिक दृष्टि से किसी दल का नहीं होता, वो सभी दलों के लिए गरिमा में है, सम्मानीय है, वह निष्पक्ष है, इसलिए सभी दल राजनीतिक उसका सम्मान करते हैं। और राजतंत्र के पक्ष में जनमत का परिवर्तन, कि जो राजतंत्र है उसके पक्ष में जनता का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि राजतंत्र का धीरे धीरे लोकतंत्रीकरण और हो रहा है। और संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन में राजा एक आवश्यकता है, इसलिए भी है, और सम्राट की उपयोगिता है, महत्व है। सम्राट राष्ट्र की आत्मा, उसकी एकता का प्रतीक भी है। और इसका देखें तो अनेक कारण हैं जिसके कारण आज भी ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता है, उसकी महत्व है, उसके कारण आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र विद्वान है। लेकिन व्यवहार है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और लोग वहाँ पर अपने सभी अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।